संपदा द रिसोर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस एपिसोड में हम देश में, खासतौर पर प्राचीन भारत में एक तंत्रात्मक राज्यों के उत्कर्ष की बात करेंगे। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की बात आती है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में अपने देश में अनेकों राज्य थे। इसमें से कुछ एक तंत्रात्मक थे और कुछ गणतंत्रात्मक थे, यानी मोनोआर्कियल एंड रिपब्लिक बोथ। तो गंगा के मैदान में सर्वाधिक एक तंत्रात्मक राज्यों की स्थापना थी। आप जानते हैं कि गंगा का जो मैदान है वो बहुत विश्व का सबसे उर्वर मैदान रहा है और इस पूरे क्षेत्र में बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित हुए थे। जबकि गणतंत्रात्मक राज्य थे, यानी जो ट्राइब्स जैसे थे, जैसे शाक्य है, लिच्छवी है, मल्ल है। इसके अतिरिक्त अन्य जो फुटहिल्स में थे पश्चिमोत्तर भारत में भी, तो कठ और अन्य जातियों के, तो वो भी गणतंत्र थे। इनकी स्थापना जो है उन फुटहिल्स में यानी किनारे के क्षेत्रों में थी। जबकि जो मेन लैंड था, उस मेन लैंड में जो है वो बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित थे। गणतंत्रों में जो सबसे बड़ी बात थी कि निर्णय लेने विषयों पर, सभी विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार एक सार्वजनिक सभा को हुआ करता था, जो पब्लिक असेंबली थी। और उसमें ट्राइब्स के या जनजाति के प्रतिनिधि या परिवारों के मुखिया, हेड ऑफ द फैमिलीज भाग लेते थे और सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते थे। बौद्ध ग्रंथ, जैसे मैंने कहा कि अंगुत्तर निकाय में 16 बड़े राज्यों या महाजनपदों की सूची दी गई है। इसमें अंग, मगध, काशी, कोशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स्य, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और काम्बोज, ये इनकी एक सूची दी गई है जो उस समय महाजनपद के रूप में स्थापित थे। जैन धर्मों में भी, जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं उनमें भी 16 राज्यों के होने का प्रमाण मिलता है। लेकिन समय के साथ साथ छोटे और जो कमज़ोर राज्य थे या तो ताकतवर शासकों के अधीन हो गए, यानी उन्होंने समर्पण कर दिया ताकतवर राज्यों के सामने, या क्रमशः वह अपने आप स्वयं भी एलिमिनेट हो गए, समाप्त हो गए और अंततः बड़े राज्यों के अधीन, जो मोनोआर्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था, उसके अंतर्गत वो समाहित हो गए। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में शताब्दी के अंत तक आते आते केवल 4 महाजनपद बड़े बड़े बचे हुए थे, जिसमें वत्स जिसकी राजधानी कौशाम्बी था, अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, कोशल जिसकी राजधानी अयोध्या थी और मगध जिसकी राजधानी पहले राजगिरी थी और बाद में पाटलिपुत्र स्थापित हुई। इसमें मैं थोड़ा सा और भी जानकारी दे दूं कि वत्सराज यमुना नदी के किनारे प्रयाग के पास अवस्थित था। वर्तमान जो प्रयागराज है उसके पास, और इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। और इसका सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा उदयन हुआ, जिसने अंग, मगध और अवंती के साथ वैवाहिक संबंध इसके स्थापित हुए थे, जिससे काफ़ी ताकतवर बन गया था। लेकिन उदयन के बाद स्थिति कमज़ोर हो गई और वो अंततः अवंती में मिला लिया गया। अवंती राज्य ये आधुनिक मध्य प्रदेश का जो इलाका था उसमें था और इसकी राजधानी उज्जैन थी। इसका सर्वाधिक ताकतवर शासक चंडपद्योत हुआ है और इसकी वासवदत्ता से विवाह कर अपनी पुत्री का विवाह जो है उदयन से करके काफ़ी ताकतवर शासक बन गया था। चंडपद्योत के बाद उसके उत्तराधिकारी कमज़ोर निकले और बाद में मगध का जब विस्तार हुआ तो मगध द्वारा इसको अपने राज्य में मिला लिया गया था। तीसरा जो राज्य था वो कौशल की राजधानी अयोध्या में थी और इसका शासक उस समय प्रसेनजीत था, जो बहुत प्रसिद्ध शासक था।
प्रसेनजीत के बारे में कहा जाता था कि वह बहुत एजुकेटेड पर्सन था, बहुत पढ़ा लिखा आदमी था। मगध से उसके वैवाहिक संबंध थे, जिसके कारण वह काफ़ी शक्तिशाली हो गया था। उसने अपनी बहन का विवाह बिंबिसार में किया था और काशी, जो एक काशी ग्राम था उस समय, उसको अपने दहेज के रूप में दे दिया था, जिससे मगध को बहुत अच्छी आय होती थी राजस्व के रूप में। प्रसेनजीत के अजातशत्रु से मतभेद थे और प्रसेनजीत के निधन के बाद कौशल अंततः अजातशत्रु के समय में मगध में मिला लिया गया था। हम मगध के उत्कर्ष की अगर बात करें तो आप देखिए कि जितने भी गणराज्य थे और ये जो 4 महाजनपद महाराज्य थे उस समय के, अंततः मगध इतना शक्तिशाली हो गया आगे चल कर के कि उनने सारे राज्यों को वत्स, अवंती और कौशल तीनों को अपने साम्राज्य में मिला लिया और मगध सबसे ताकतवर और समृद्ध होकर के उभरा। यह उत्तर भारत की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना, यानी कि नर्व सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ नॉर्थ इंडिया। मगध के एक महाराज्य के रूप में, एक बड़े साम्राज्य के रूप में विकसित होने का जो कारण था वह खास तौर पे प्राकृतिक रूप से इसकी बहुत बड़ी समृद्धि थी और इसकी अवस्थिति थी। एक प्राकृतिक रूप से इसका जो है भौगोलिक जो स्थिति थी वह भी उसके लिए बड़ी लाभप्रद थी, जिसका इसको जियोग्राफिकल स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिला और इसने इसको एक इंपीरियल ग्रेटनेस प्रदान किया। दरअसल गंगा घाटी के ऊपरी और निचले भाग में इसकी जो स्थिति थी, जो इसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन थी, इसको सर्वाधिक लाभप्रद बनाती थी। इसकी भूमि बहुत उर्वर थी, जैसा मैंने कहा कि गंगा का जो मैदान था ये। राजगीर की पहाड़ियों में लौह अयस्क यानी आयरन ओर और गया के निकट तांबा और लौह अयस्क की उपलब्धता के कारण भी इसकी समृद्धि काफ़ी बढ़ी। जो और अगली महत्वपूर्ण बात ये थी कि यह व्यापार के केंद्र स्थल पर था। इसकी लोकेशन जो थी वो ये हाईवे ऑफ ट्रेड पर इसकी अवस्थिति थी और जिसके कारण इसकी समृद्धि काफ़ी बढ़ी और व्यापार के केंद्र बिंदु पर होने के कारण इसकी समृद्धि में काफ़ी खासा योगदान मिला। इसकी जो राजधानी थी राजगृह, ये बिंबिसार और उसके बाद अजातशत्रु के समय में शक्ति और समृद्धि दोनों अर्थों में काफ़ी उत्कर्ष पर पहुंच गई थी। हम थोड़ी सी चर्चा बिंबिसार के बारे में करें कि बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित था और इसने जो विभिन्न राज्यों से जो अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जैसे कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी से विवाह किया और काशी राज्य को काशी का जो राज्य था उसको दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था, जिससे उसका राजस्व काफ़ी बढ़ गया था। इसी तरह उसने लिच्छवी शासक नरेश चेटक की पुत्री चेल्लन्ना से विवाह किया। इन विवाहों से उसने एक तो अपने उत्तरी क्षेत्र को सुरक्षित कर लिया और दूसरी चीज़ अपनी साम्राज्य को आगे चल करके उसको नेपाल की ओर बढ़ाने में भी सुविधा प्राप्त हुई। मध्य पंजाब के मध्य राज की राजकुमारी खेमा से उसने विवाह किया था और उसने आगे चल करके जो अन्य जो सैन्य अभियान किए उससे अपने राज्य का विस्तार किया। अंग देश के राजा ब्रह्मदत्त को हरा करके अंग को मगध में मिला लिया। अवंती से उसने मैत्री संबंध अपने बरकरार रखे और अपने राज्य के प्रशासनिक ढांचे को एक अच्छे प्रशासक के रूप में उसने काफ़ी प्रभावी ढंग से सुदृढ़ भी किया। बिंबिसार महावीर और गौतम बुद्ध, आप देखिए कि उस समय जो है जो रिलीजियस जो उत्थान होता है देश का, बहुत सारे आंदोलन जो धार्मिक आंदोलन चलते हैं, तो उस समय वह बौद्ध और बुद्ध और महावीर दोनों का समकालीन था और दोनों धर्मों को उसने अपना सपोर्ट किया।
उन्होंने उसने बौद्ध संघों को बहुत सारी सुविधाएं भी दी और बहुत दान भी प्रदान किए। मगध का जो उत्कर्ष होता है, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु आता है, उसका पुत्र। और अजातशत्रु के बारे में कहा जाता है कि वह सैन्य विजय उसकी बहुत महत्वपूर्ण थी। हालांकि लिच्छवियों से उसके पिता के जो है मैरिटल रिलेशंस थे, लेकिन उसने लिच्छवियों के सशक्त समूह पर, जो उसका कन्फेडरेशन था लिच्छवियों का, उस पर उसने विजय प्राप्त की। इससे उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा दोनों में बहुत वृद्धि हुई थी। अपने जब उसके राज्य का काफ़ी विस्तार हो गया तो उसने पाटलिपुत्र को गंगा और सोन नदी के तट पर जो पाटली ग्राम था वहाँ पर उसने एक किलेबंदी की। और उसने हालांकि लिच्छवियों का प्रतिरोध जो बहुत मजबूत प्रतिरोध था, तो उससे अपने को बचाने के लिए उसने जो है वहाँ पर किलेबंदी स्थापित की थी। और आगे चल कर के पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी के रूप में, राजगिरी से वह पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी के रूप में लाया। बौद्ध और जैन दोनों उसको अपना फॉलोअर मानते हैं। संभवतः पहले वो जैन धर्मावलंबी था, बाद में गौतम बुद्ध से मिला। और इसके प्रमाण बरहुत का जो मूर्ति शिल्प है, बरहुत जो स्तूप है, उसके मूर्ति शिल्प में उसको दर्शाया गया है। महावंश के अनुसार अजातशत्रु ने अनेक चैत्य बनवाए और विहार बनवाए थे। और गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद राजगृह में उसने प्रथम बौद्ध संगीति यानी बौद्ध काउंसिल का उसने आयोजन किया था। अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदायीन शासक होता है और उसने गंगा और सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र की स्थापना की। पाटलिपुत्र की दरअसल किलेबंदी कराया था अजातशत्रु ने, जबकि पाटलिपुत्र शहर की जो स्थापना थी राजधानी के रूप में, उसकी स्थापना उदायीन ने की थी, जो बाद में चल करके मौर्यों की प्रसिद्ध राजधानी बना। इसके बाद उसके वंश का जो शासक जो है कमज़ोर निकले और फिर शिशुनाग वंश की स्थापना होती है और फिर मगध की शक्ति जो है काफ़ी कमज़ोर, आगे चल के कमज़ोर हो जाती है। और शिशुनाग के उत्तराधिकारी काकवर्मन या कालाशोक के समय वैशाली में सेकेंड बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और अंत में महापद्मनंद ने कालाशोक की हत्या करके और नंद वंश की स्थापना की थी। तो मगध में इसके बाद जो महापद्मनंद के नेतृत्व में नंद वंश की स्थापना होती है। नंद भी बड़े ही, महापद्मनंद एक बहुत पराक्रमी शासक था और उसने मगध को एक नए उत्कर्ष पर पहुंचाया, एक चरम पर पहुंचाया। उसने गंगा घाटी के सीमाओं के पार विजय हासिल की और उत्तर भारत में एक सुदृढ़ और बड़े साम्राज्य की स्थापना की। मगध का जो चरमोत्कर्ष दरअसल नंद वंश में महापद्मनंद के समय स्थापित होता है। पुराणों में और उसने महापद्मनंद ने एक राट की उपाधि धारण की थी। पुराणों में महापद्मनंद की व्यापक विजयों के उल्लेख हैं। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में नंदों द्वारा कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। अनेक इतिहासकारों के मत में उसने दक्कन के अधिकांश क्षेत्र नंदों के अधिकार में थे। दरअसल महापद्मनंद को श्रेष्ठ साम्राज्य निर्माता कहा जा सकता है। बौद्ध परंपराओं के अनुसार महापद्मनंद ने 10 वर्ष शासन किया था। उसके 8 पुत्र थे और उन्होंने क्रमशः राज्य किया था। और अंतिम शासक घनानंद था, जिसने महापद्मनंद के जो उसका जो मगध साम्राज्य था उसको मेंटेन किए रखा। उसके पास विशाल सेना और अपार संपत्ति थी। उसके अथाह संपत्ति की चर्चा विभिन्न स्रोतों द्वारा की जाती है। तमिल कवि मामूल नार के ग्रंथ आहनानुरु में नंदों की अथाह संपत्ति की चर्चा लिखित है। इससे नंदों के तमिल क्षेत्र में प्रभाव का भी प्रमाण मिलता है। नंदों के साम्राज्य में कृषि की उन्नति हुई और व्यापार काफ़ी, अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये ऐसी इसकी स्ट्रेटेजिक अवस्थिति थी
कि व्यापार उस समय नदियों के द्वारा होता था और गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र था। तो मगध साम्राज्य की जो स्ट्रेटजिक अवस्थिति थी उसका लाभ व्यापार के रूप में काफ़ी मिला और इससे उनका राजस्व काफ़ी बढ़ता था। इससे नंदों के पास अपार संपत्ति राजस्व के रूप में उपलब्ध हो गई थी। लेकिन घनानंद के द्वारा जो राजस्व वसूली की जाती थी वह उत्पीड़क राजस्व संग्रह यानी ऑपरेसिव वे ऑफ टैक्स कलेक्शन जो उसकी प्रक्रिया थी, उसके कारण जनता उससे काफ़ी असंतुष्ट थी और प्रजा में असंतोष काफ़ी बढ़ गया था, जिसके कारण अंततः चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने एक वहाँ पर जो जनता में असंतोष था उसका लाभ उठाते हुए नंदों पर जो आक्रमण किए और अंत में एक जन आंदोलन के रूप में शुरू हो गया और अंततः घनानंद को ब्लडी कू कहें या कहा जाए कि भयानक एक युद्ध हुआ और जिसमें घनानंद को पराजित करके मगध पर मौर्य शासन की स्थापना हुई। तो इस तरह जो है मौर्यों का इतिहास हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मगध का जो चरमोत्कर्ष था बिंबिसार से शुरू हो करके और आगे चल करके नंदों तक, महापद नंद और उसके बाद घनानंद तक एक काफ़ी बड़े साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। और अब उसी समय घनानंद के समय में ही अंतिम दौर में सिकंदर का आक्रमण हुआ था अपने देश पर और वह सिंधु नदी के इस पार नहीं आया, उधर ही से, क्योंकि नंदों के अपार सेना के बारे में उसने जो सुन रखा था उसकी सेना ने आगे चलने से इनकार कर दिया। तो इस तरह आप महसूस कर सकते हैं कि उसकी ताकत कितनी मजबूत थी, जिसके कारण सिकंदर जैसे विश्व विजयी को भी यहाँ सिंधु नदी पार करने का साहस नहीं हुआ, उसकी सेना को आने का साहस नहीं हुआ। मगध का जो इतिहास है वह हमारी भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम दौर है, जिसके आगे चल कर के अशोक और उसके बाद गुप्त वंश के द्वारा भी यह काफ़ी समृद्धशाली साम्राज्य के रूप में और कहा जाए कि एक विशाल साम्राज्य के रूप में स्थापित हुई, जो न केवल भारत में बल्कि जो पश्चिमोत्तर प्रांत था और आगे चल कर के इसकी अक्षय कीर्ति स्थापित हुई और जिसको हम आज भी अपने गौरवशाली अतीत के रूप में याद करते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे कि हम आपको और भारतीय इतिहास के अन्य महत्वपूर्ण जो विषय हैं उन पर हम आपको अच्छी और तथ्यपूर्ण जानकारी दे सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।